हेलो एवरीवन, आपका एडुसर्बज्ञ में स्वागत है। कॉन्सेप्ट थ्रू प्रॉब्लम्स में इरोडोप की प्रॉब्लम नंबर 3.16 डिस्कस करेंगे। हमसे कह रहा है अ स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉलर कैरीज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल्स टू ए आर वेयर ए इज अ कांस्टेंट वेक्टर एंड स्मॉलर इज द रेडियस वेक्टर ऑफ अ पॉइंट ऑफ द स्फीयर रिलेटिव टू इट्स सेंटर। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो देखिए, हमको जो है एक स्मॉल आर रेडियस का एक स्फीयर दिया गया है। ये स्फीयर है, ठीक है। और इस स्फीयर के सरफेस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, और वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, इसकी चार्ज डेंसिटी जो है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, वो वेरी कर रही है ए डॉट आर के अकॉर्डिंग। ए हमारा एक कांस्टेंट वेक्टर है और आर क्या है, इस स्फीयर के सेंटर से, ठीक है, स्फीयर के सरफेस पे किसी भी पॉइंट का रेडियस वेक्टर है। तो इसका मतलब जो हमारा सिग्मा हो जाएगा, ये सिग्मा क्या हो जाएगा, ए आर कॉस थीटा। सिग्मा किसका फंक्शन हो गया, ये कॉस थीटा का फंक्शन हो गया। क्लियर है। अब हमसे कह रहा है कि ए हमारा एक कांस्टेंट वेक्टर है, आर रेडियस वेक्टर है किसी भी पॉइंट का, ठीक है, स्फीयर पे उसके सेंटर के रिलेटिव में। कह रहा है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर फाइंड कीजिए। कहाँ पर, स्फीयर के सेंटर पे। क्लियर है। तो देखिए, अगर हमारा सिग्मा या सरफेस चार्ज डेंसिटी थीटा का फंक्शन है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो चार्ज है, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ये नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है। इसका मतलब देखिए, थीटा जब जब हमारा पॉजिटिव होगा तो चार्ज स्फीयर पे पॉजिटिव होगा, और जिस पार्ट के लिए, ठीक है, थीटा हमारा नेगेटिव होगा, उस पार्ट पे हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव आएगा। तो हाफ पार्ट के लिए, ठीक है, ये कॉस थीटा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ, ये दोनों क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, बाकी दोनों में नेगेटिव होगा। तो हमारा स्फीयर का राइट हाफ पार्ट पॉजिटिव चार्ज होगा, और लेफ्ट हाफ जो होगा वो नेगेटिवली चार्ज होगा। क्लियर। अब देखिए, पॉजिटिव हाफ चार्ज के कारण जो फील्ड की डायरेक्शन होगी, अगर हम एक्स एक्सिस राइटवर्ड मान रहे हैं, तो जो पॉजिटिव हाफ के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में होगी, और जो नेगेटिव हाफ हमारा है, ठीक है, उसके कारण भी जो फील्ड होगी वो भी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में होगी। तो इसका मतलब है कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अपोजिशन नहीं है, दोनों हाफ पार्ट के कारण जो फील्ड होगी वो सम अप हो जाएगी। क्लियर है। अब देखिए, इसको कैसे करेंगे, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं। हमको अगर चार्ज डेंसिटी दी गई है तो हम उसी के अकॉर्डिंग वेरी करेंगे। एक कोई छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करेंगे, ठीक है, और उस पर चार्ज कैलकुलेट करेंगे, उसके कारण सेंटर पर फील्ड कैलकुलेट करेंगे, और कंप्लीट स्फीयर के कारण फील्ड कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, उसी छोटे से एलिमेंट के कारण जो फील्ड आएगी उसको प्रॉपर लिमिट के साथ इंटीग्रेट कर देंगे। अब देखिए, ये हमारा क्या है, स्फीयर है, और स्फीयर के सरफेस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हमको इस स्फीयर में से एक छोटा सा रिंग एलिमेंट कट करना होगा। क्या कट करना होगा, रिंग एलिमेंट। तो इस स्फीयर के सरफेस पे हमने, ठीक है, एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाता हुआ एक रिंग एलिमेंट कट किया, और ये रिंग एलिमेंट सेंटर पे डी थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। मतलब इस रिंग एलिमेंट का अगर हम विड्थ देखें तो कितना है, वो आर डी थीटा हो जाएगा। आर इसकी अगर स्फीयर की रेडियस है, ठीक है, और ये डी थीटा एंगल सेंटर पे बना रहा है। तो इतनी विड्थ की, आर डी थीटा विड्थ की, हमने एक रिंग इस स्फीयर के सरफेस पे कट की, और इसकी रेडियस हमने कितना लिया, कैपिटल आर। ठीक है, और ये कैपिटल आर किसके बराबर हो जाएगा, देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक आर, और ये एंगल थीटा, ये हो जाएगा हमारा आर साइन थीटा। ठीक है। तो इस रेडियस की एक रिंग हमने कंसिडर किया। अब इस रिंग का कुछ एक एरिया भी होगा। तो रिंग का जो एरिया है उसको हमने डी ए लिख लिया। क्या लिखा, डी ए। अब इतने एरिया में, ठीक है, इस एरिया में कुछ चार्ज भी आया होगा इस पर, ठीक है, क्योंकि हमारा चार्ज सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट है। तो इस रिंग में जो चार्ज आया उसको हमने क्या लिख लिया, डी क्यू लिख लिया। क्लियर। अब देखिए, डी ए हमारा क्या हो जाएगा, डी ए मतलब इस रिंग एलिमेंट का एरिया। ठीक, तो इस रिंग का सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा, 2 पाई कैपिटल आर। ठीक है, तो ये हुआ 2 पाई आर। ठीक, सरकमफ्रेंस, और इसकी विड्थ कितनी है, आर डी थीटा। तो डी ए हो जाएगा हमारा 2 पाई कैपिटल आर और स्मॉल आर डी थीटा। क्लियर। अब डी क्यू कितना हो जाएगा, डी क्यू हो जाएगा हमारा सिग्मा डी ए।
ठीक है। अब हम इस रिंग एलिमेंट पे जो चार्ज आया है डी क्यू उसको कैलकुलेट कर ले रहे हैं पहले, ठीक है। तो चलिए डी क्यू हम कैलकुलेट करते हैं। तो डी क्यू इक्वल्स टू सिग्मा डी ए, ठीक। अब सिग्मा देखिए हमारा क्या है, ए आर कॉस थीटा, तो ये हुआ हमारा ए आर कॉस थीटा, और डी ए कितना है 2 पाई आर डी थीटा। ये कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है, आर साइन थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 पाई आर साइन थीटा विद इन ब्रैकेट और इधर आर डी थीटा, क्लियर। अब इसको हम सॉल्व अगर करें तो हमारा डी क्यू हो जाएगा, डी क्यू इक्वल्स टू देखिए कितना जाएगा, ए सॉरी ये 2 पाई है तो 2 पाई पहले लिख ले रहे हैं, तो 2 पाई ए आर आर और आर, तो आर क्यूब, तो 2 पाई ए आर क्यूब साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, क्लियर। तो ये जो रिंग एलिमेंट हमने स्फीयर के सरफेस पे कंसीडर किया है उस पे इतना चार्ज आएगा। अब इस चार्ज, ठीक है, या इस रिंग के कारण, रिंग के सेंटर से यहाँ पर, ठीक है, आर कॉस थीटा की दूरी पर स्फीयर के सेंटर पे हम फील्ड कैलकुलेट कर लेंगे। और इस डी क्यू चार्ज के कारण इस रिंग पे कितना चार्ज, डी क्यू चार्ज के कारण जो फील्ड आएगी उसको क्या लिखेंगे, डी ई लिखेंगे। तो देखिए हमारा जो फॉर्मूला होता है अगर हमें याद है तो रिंग के कारण, ठीक है, रिंग के सेंटर से उसके एक्सिस पे एक्स डिस्टेंस पे जो हमारी फील्ड होती है उसका फार्मूला दिया जाता है क्यू एक्स अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट विद इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, ठीक है। एक्स क्या है हमारा, रिंग के सेंटर से जितनी डिस्टेंस पे फील्ड बतानी हो, और आर क्या है, रेडियस है, ठीक है, रिंग की, और ये रिंग के एक्सिस पे ही होता है। तो इसी फार्मूले को हम यूज करेंगे। अब इस रिंग के कारण जो फील्ड आ रही है स्फीयर के सेंटर पे उसको हम डी ई लिखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर लिख ले रहे हैं। देखिए तो हमारा डी ई हो जाएगा, डी ई इक्वल्स टू डी क्यू अपान वैक्यूम के लिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक्स की जगह पर क्या हो जाएगा, देखिए कितने डिस्टेंस पर बताना है, इस रिंग के सेंटर से कितना डिस्टेंस पर होगा ये स्फीयर का सेंटर, आर कॉस थीटा। तो एक्स की जगह पर क्या लिखे, आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा अपान विद इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर मतलब और कॉस थीटा का स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस अब रिंग का जो रेडियस होता है उसका स्क्वायर, अब यहाँ पर कितना है, आर साइन थीटा, तो हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होल टू द पावर 3/2, क्लियर। तो ये हमको जो है डी मिल गया। अब हम इसमें डी क्यू की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दे रहे हैं। तो देखिए हमारा डी क्या हो जाएगा, डी क्यू हमारा कितना है, डी क्यू है 2 पाई ए आर क्यूब साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। तो देखिए 2 पाई ए आर क्यूब और ये आर टू दी पावर 4, ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा, तो मतलब साइन थीटा और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और इधर डी थीटा, क्लियर, अपॉन यहाँ पर ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये देखिए विद इन ब्रैकेट आर स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लें तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1, और ये होल टू दी पावर 3/2, तो मतलब ये हो जाएगा हमारा आर क्यूब, ठीक है। तो ये हुआ हमारा आर क्यूब। अब देखिए 2 पाई से 4 पाई 2 टाइम्स, और ये आर टू दी पावर 4 है और ये आर क्यूब है, तो न्यूमरेटर में हमारा क्या बच जाएगा, आर बच जाएगा। तो फाइनल अगर हम डी लिखें तो हमें डी मिल जाएगा, डी इक्वल्स टू ए आर साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्लियर। अब ये देखिए ये इस रिंग के कारण, ठीक है, इस रिंग के कारण, इस रिंग पे जितना चार्ज आया था डी क्यू उसके कारण स्फीयर के सेंटर पर हमको फील्ड मालूम चल गया। अब देखिए ऐसे बहुत सारे रिंग एलिमेंट इस स्फीयर के, ठीक है, सरकमफ्रेंस पर
बनेंगे, या स्फीयर के सरफेस पे से बहुत सारे रिंग एलिमेंट बनेंगे। तो कंप्लीट स्फीयर कब कवर होगा? जब हम देखिए इस पॉइंट से लेके, ठीक है, और इस पॉइंट तक आ जाए, मतलब हमारा थीटा 0 डिग्री, जब हम यहाँ पर होंगे तो थीटा हमारा क्या होगा 0, और जब यहाँ पर होंगे तो थीटा हो जाएगा पाई। तो जब हमारा थीटा 0 से पाई डिग्री वेरी करेगा तो ये कंप्लीट स्फीयर हम कवर कर लेंगे। तो अगर हमको ई लिखना है तो ई हो जाएगा हमारा ड्यू टू कंप्लीट स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंप्लीट स्फीयर, ई विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डी, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ ए आर साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और थीटा की लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 टू पाई, तो इसको हमने लिख लिया 0 टू पाई। क्लियर। अब देखिए जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम इंटीग्रेशन से बाहर लिख ले रहे हैं, तो ए आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसको हमने बाहर लिख लिया, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। क्लियर। अब यहाँ पर हम सब्सटीट्यूशन यूज कर लेंगे। तो क्या सब्सटीट्यूट करें? अगर हम कॉस थीटा को टी सब्सटीट्यूट कर दें, लेट कॉस थीटा इक्वल्स टू टी, और इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू डी टी बाई डी थीटा, तो मतलब माइनस साइन थीटा डी थीटा इक्वल्स टू डी टी, या फिर हम साइन थीटा डी थीटा इक्वल्स टू माइनस डी टी लिख सकते हैं। क्लियर। तो जहाँ पर हमारा साइन थीटा डी थीटा है उसको हम माइनस डी टी लिख लेंगे, और कॉस थीटा को टी से सब्सटीट्यूट कर देंगे। अब देखिए हम लिमिट नहीं चेंज कर रहे हैं, ये जो थीटा की लिमिट है इसको हम थीटा की ही लिमिट रख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बाद में हमको फिर टी को कॉस थीटा ही सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। तो ई हो जाएगा हमारा ए आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा को टी, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा डी थीटे को माइनस डी टी, तो ये माइनस में बाहर लिख ले रहा हूँ, तो माइनस ए आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, टी स्क्वायर डी टी, और लिमिट 0 टू पाई। हाँ ये ध्यान रखेंगे, ये थीटा की लिमिट। क्लियर। अब अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा माइनस ए आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट विद इन स्क्वायर ब्रैकेट टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाई 3, लिमिट 0 टू पाई। क्लियर। अब इसको हम सॉल्व कर लें यहीं पर, चलिए। तो ई हो जाएगा हमारा माइनस ए आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, अच्छा ये 3 हम ब्रैकेट से बाहर लिख ले रहे हैं तो ये हो जाएगा 6, तो माइनस ए आर अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट विद इन ब्रैकेट, ये हुआ हमारा टी क्यूब, और टी को मतलब हम लिख दे रहे हैं कॉस थीटा, तो ये हुआ कॉस थीटा, और लिमिट 0 टू पाई। क्लियर। तो नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं, देखिए ई इक्वल्स टू माइनस ए आर अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट विद इन स्क्वायर ब्रैकेट कॉस क्यूब थीटा लिमिट 0 टू पाई, यही है ना। एक बार चेक कर लेते हैं, देखिए माइनस ए आर अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ब्रैकेट कॉस थीटा, ये आपका टी को कॉस थीटा, ये कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा, तो कॉस क्यूब थीटा 0 टू पाई। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए हम लिमिट सब्सटीट्यूट कर दे रहे हैं, तो ई विल बी माइनस ए आर अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट कॉस क्यूब पाई माइनस कॉस क्यूब 0। क्लियर। अब देखिए कॉस पाई कितना होता है -1, और -1 का क्यूब मतलब -1, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, देखिए ई इक्वल्स टू माइनस ए आर अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट -1, और ये -1, तो ये हुआ हमारा ई इक्वल्स टू माइनस ए आर अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट एंड -2,
क्लियर। तो ये माइनस माइनस हमारा हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा इक्वल्स टू ए आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। तो ये हमको ई का मैग्नीट्यूड मालूम चल गया। और ये किधर आया है, देखिए ये हमारा किधर है, जिधर हमने एक्स डायरेक्शन लिया है उसके अपोजिट, या फिर ये जो हमारा ए वेक्टर है, ए वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में है। क्लियर है। तो अगर हम इसको लिखना चाहें ए वेक्टर के टर्म्स में, ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इक्वल्स टू ए आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट माइनस ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर, है ना। तो ये हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। क्लियर। ये हमारा वेक्टर ही हो जाएगा। तो होपफुली आपको ये जो है प्रॉब्लम समझ में आई होगी, और फिर किसी दूसरी प्रॉब्लम के साथ आपको मिलेंगे। थैंक यू।